हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिंप्लीफाइड लॉ टॉक्स। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द बेसल कन्वेंशन। जो बेसल कन्वेंशन है, इसके बारे में ये जानने से पहले कि ये कब आया, क्यों आया, क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ये जो कन्वेंशन है ये किस चीज के बारे में बात करता है। तो बेसल कन्वेंशन बेसिकली बात करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल के कंट्रोल के बारे में। इसका ये मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। अब कंट्री ए के पास कुछ वेस्ट है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो कंट्री बी में डंप कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि कंट्री बी का पोल्यूशन इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये डेवलप कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री है। तो अगर ये डेवलपिंग कंट्री है तो इसका यही सिंपल सा मतलब है कि इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब कि इंडस्ट्रीज होगी और ये अपने डेवलपमेंट में ज्यादा ही मतलब कि बिजी होगा, ये इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। तो इस वजह से क्या होगा, और ये कंट्री अपना वेस्ट आके इसमें डाल रही है, तो ये दोनों फैक्टर की वजह से इनका पोल्यूशन इंडेक्स डे बाय डे ग्रो करता जाएगा। तो बेसल कन्वेंशन बेसिकली इसी चीज को कंट्रोल करने की बात करता है कि अगर कोई कंट्री दूसरे अगर कोई डेवलप कंट्री अगर दूसरे डेवलपिंग कंट्री में अगर इस तरह से अपना कचरा डंप कर रही है, तो उसको कंट्रोल लगाना, उसको प्रोहिबिट करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ये काम है बेसल कन्वेंशन का। अब हम ये जानते हैं कि बेसल कन्वेंशन कब आया, कब इन्फोर्स हुआ, कौन कौन से कंट्रीज, कितने कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, और ये क्या है। तो बेसिकली अगर हम बेसल कन्वेंशन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये एडॉप्ट हुआ था 22 मार्च 1989, बेसल स्विट्जरलैंड। बेसल जो है एक सिटी है स्विट्जरलैंड की, और ये इन्फोर्स्ड हुई थी 5 मई 1992 को। ये एक टाइप का ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है और इसमें अभी तक में 190 प्लस कंट्रीज जो है वो इसके पार्टी हैं, यानी कि उन्होंने ये ट्रीटी को साइन किया। अब चलिए ठीक है, इतना तो हम समझ गए कि ये कब आया और कब इन्फोर्स हुआ, ये तो समझ गए, पर ऐसा क्या हुआ था कि इस ट्रीटी को लाना इतना इम्पोर्टेंट हो गया। तो जो 1970s और 1980s का जो एरा था, वो एरा ऑफ टॉक्सिक कॉलोनियलिज्म था। इसका मतलब है कि इस वक्त बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, मतलब डेवलपमेंट अपने पीक पर था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि कुछ ऐसी कंट्रीज थे जो डेवलप्ड हो गए थे। तो अब जो कंट्रीज डेवलप्ड हो गए थे उनका जो लॉज था वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। उन्होंने अपने लिए एक स्ट्रिक्ट डोमेस्टिक लॉज बनाए थे कि यहाँ पे अपने ही कंट्री में अगर कोई डंप करता है तो उसके लिए जो उसका प्राइस होगा वो हाई होगा। तो इससे क्या हुआ कि कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशन आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसे अगर वो इतना महंगा अगर डंपिंग के लिए है तो फिर कुछ ना कुछ तो इलीगल करना है, मतलब जिससे कि उनको फायदा हो। तो वो लोग क्या किए कि वो लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किए। अब एक्सप्लॉइटेशन किस बेसिस पे किए, कि वो लोग क्या करते थे कि वो अपनी कंट्री का कचरा को दूसरी कंट्री में इलीगली जाके डंप कर देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज तो चल ही रहा था इस एरा में, 1970s और 1980s में। लेकिन इसमें एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि कैटलिस्ट का काम किया, और वो इंसिडेंट था द खियान सी इंसिडेंट, जो 1986 से लेकर के 1988 के बीच में हुआ था। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि यूएस की एक शिप थी जिसमें कि 14,000 टन टॉक्सिक इंसिनेटर ऐश था। अब आप सोच सकते हैं कि एक शिप में अगर इतना सारा वेस्ट है, इतना हैजार्डस वेस्ट, ये जो टॉक्सिक इंसिनेटर है ये एक हैजार्डस वेस्ट है। और वो क्या किया, ये शिप 2 साल तक जो ओशियन है उसमें घूमती रही और अलग अलग जगह पे अपना कचरा को डंप करती गई। इसका रिजल्ट जो आया वो बहुत ही ज्यादा सीवियर था, और एक तरह से हम कहें तो जो हमारा इंटरनेशनल रेगुलेशन है उसके जो जो लूपहोल्स थे उसको वो लोग उसको ये इंसिडेंट जो था वो एक्सपोज किया, और इसी वजह से इस कन्वेंशन को लाने की नीड पड़ी। अब अगर हम देखते हैं तो द बेसल कन्वेंशन, इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं या 3 मेन मैकेनिज्म्स हैं, कह सकते हैं। पहला है द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दूसरा है इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट, और तीसरा है क्रिमिनलाइजेशन। तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंट्री अपना हैजार्डस वेस्ट किसी भी दूसरे कंट्रीज में ना ही वो इंपोर्ट कर सकती है और ना ही वो उसे डंप कर सकती है बिना ट्रांजिट स्टेट के रिटर्न कंसेंट से।
इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक इम्पोर्टिंग कंट्री है जो अपना कचरा डंप करना चाहती है कंट्री बी में। तो इसके लिए क्या करना होगा कि कंट्री ए को कंट्री बी से रिटन कंसेंट लेना होगा। मतलब अगर कंट्री बी अगर रिटन तौर पर ये कह देती है कि हाँ ठीक है, आप हमारे ग्राउंड में कचरा डंप कर सकते हो, तो ही जा करके कंट्री ए जो है कंट्री बी के ग्राउंड में अपना कचरा डंप करेगी और कंट्री बी उसे रिसाइकल करेगी। ठीक है, ये तो पहला मैकेनिज्म या पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा है इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई वेस्ट जहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो उसे उसके ही क्लोज़ेस्ट प्लेस में उसे डिकम्पोज़ करना होगा। यानी मान लीजिए कि ये कंट्री ए है, इसने अपना वेस्ट को जनरेट किया या वेस्ट इसके कंट्री में जनरेट हुआ, तो ये अपने पास ही कहीं पे उसे डंप करेगी या उसे रिसाइकल करेगी। ठीक है? अब ये नहीं कि ये यहाँ पर दूसरे कंट्री में आ करके बिना उसके कंसेंट के यहाँ पे कचरा डंप करे। अगर ये ऐसा करती है, तो ये इल्लीगल हो जाएगा। उसके बाद ये इसका दूसरा प्रिंसिपल है। इसके बाद क्रिमिनलाइज़ेशन। अगर प्रॉपर लीगल मतलब बिना किसी प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अगर कोई कंट्री अपना वेस्ट अगर दूसरी कंट्री में अगर डंप कर रही है, तो ये एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ के अंडर। और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आए और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स आए जो कि बेसल कन्वेंशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते गए। एक कन्वेंशन आया जो एक अमेंडमेंट आया 2019 में, द बैन अमेंडमेंट। इसमें था कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री या कोई भी डेवलप्ड नेशन जो कि एनेक्सर 7 के डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, जैसे ओईसीडी और ईयू में, तो वो अपना हैज़ार्डस वेस्ट किसी भी डेवलपिंग नेशन में नहीं डंप कर सकती है या उसे नहीं दे सकती है, नॉट इवन फॉर रिसाइक्लिंग। वो रिसाइक्लिंग के नाम पे भी नहीं दे सकती, इस अमेंडमेंट में ये कहा गया। उसके बाद अगर मान लेते हैं उसके पहले 1999 में एक प्रोटोकॉल आया जिसमें ये कहा गया कि मान लेते हैं अगर कोई कंट्री अगर दूसरे कंट्री में बिना इसके कंसेंट के अपना कचरा डंप कर रही है, तो क्या होगा? ये इलीगल एक्ट है और उसमें क्या होगा? जो कंट्री बी है या जो एक्सप्लॉइट जो कंट्री हुई है, उसे डैमेजेस मिलेगा। और कंट्री ए के ऊपर क्या आएगा? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ये अट्रैक्ट करता है लायबिलिटी। ठीक है? अब कुछ केसेस है, इतना कुछ होने के बाद, इतने लॉज़ आने के बावजूद और इतने सारे रेगुलेशंस बनने के बावजूद, बहुत सारा ऐसे लोग होते हैं या ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे कंपनीज़ होते हैं जो लॉज़ को फॉलो नहीं करते हैं। उन्हीं केसेस में से एक केस था द ट्रैफिक्यूरा केस, जिसको हम लोग प्रोवो कोयला केस भी कहते हैं। ये केस 2006 का है। इसमें एक कंपनी होती है ट्रैफिक्यूरा, ये क्या करती है कि अपने उसने इल्लीगली डंप करता है अपने टॉक्सिक कचरे को। कहाँ पर? ये अफ्रीका में ये प्लेस है। सॉरी मेरे को ये प्रोनाउंशिएट नहीं हो पा रहा, बट इतना पता है कि ये अफ्रीका के किसी स्टेट या अफ्रीका के किसी सिटी का नाम है। तो वहां पर ये इलीगली डंप करता है अपना कचरा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि 15 लोग मर जाते हैं और 1 लाख लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसका लीगल आउटकम ये है कि इसमें यूके और नीदरलैंड को ये क्लास एक्शन लेते हैं और इसमें बेसल कन्वेंशन छूट गया है। तो वो क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बेसल कन्वेंशन का एक नेसेसिटी है। ये चीज़ को मतलब डिटरमाइन किया गया था इस केस में कि अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग अगर इस तरह से कुछ इलीगल डंपिंग करते हैं, तो ये उनकी अकाउंटेबिलिटी है और वो इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी उन पे आती है। अब इंडिया में भी 1-2 केस ऐसे आए हैं जो कि बेसल कन्वेंशन को के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड हैं।
सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने इस बेसल कन्वेंशन पे हेवली रिलाई किया है। तो उनमें से एक केस है रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से बेसल कन्वेंशन पे रिलाई करती है और उनका कहना है, कोर्ट ऑर्डर देती है कि जो भी इंडस्ट्रीज अपना हैजार्डस वेस्ट जैसे कि वेस्ट ऑयल या कुछ भी टॉक्सिक ऐसा जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है, तो वो सबको बंद कर दिया जाए और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। अब पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने पॉल्यूशन किया, तो आप ही उस पॉल्यूशन को ये डैमेज देने के लिए लायबल है। यानी अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी होती है कि आप उसको कंपनसेट करें। कोई आप कोई और आपके बदले उसको कंपनसेट नहीं करेगा। इसी को कहते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। और इस केस का ये सिग्निफिकेंस है कि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज है वो हमारे जो डोमेस्टिक लॉज हैं, डोमेस्टिक इंडियन लॉज हैं, उनमें भी इनकॉर्पोरेटेड है या उनको उसके अंडर ही फॉलो मतलब कि जिसको कहते हैं कि जो भी हमारे डोमेस्टिक लॉज है वो एक तरह से इंटरनेशनल लॉज के बेसिस पे ही बने हैं कि वो उसको कॉन्ट्रवीन नहीं कर सकते, वो उनके पैरेलल ही चलेंगे। एक और केस है इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में या इंडिया का केस में है द शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, और ये केस का नाम है द ब्लू लेडी केस। इसमें ये होता है कि एक टॉक्सिक शिप होती है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि टॉक्सिक एस्बेस्टॉस होता है और ये मतलब कि गुजरात के अलग शिपयार्ड के पास होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और ये शिप को डिसमेंटल करना है, यानी कि इसको मतलब कि इसको तोड़ करके और इसको रिसाइकल करना है। तो इसमें ये रूलिंग आया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है डिसमेंटलिंग को तो अलाउ कर देती है, लेकिन उनका कहना है कि जो डिसमेंटलिंग के लिए जो है इंडिया को प्रायर इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होगा और जो प्रिंसिपल्स ऑफ बेसल और रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन है उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, यानी कि इंडिया ऐसे ही कहीं पे जाके इसे डिसमेंटल नहीं कर सकती है। इसे बेसल कन्वेंशन के प्रिंसिपल, रोटरडैम के प्रिंसिपल्स और स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए और वर्कर के हेल्थ और इन्वायरमेंट की डैमेज को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसमेंटलिंग होगा। मॉडर्न जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें ये आता है कि ये इफेक्टिव हुआ है कि 1 जनवरी 2025 में ये करंट बात चल रही है। और इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो COP15 है, ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अमेंडमेंट के बाद जितने भी ई वेस्ट है वो स्ट्रिक्ट PIC प्रोसीजर यानी कि बेसल कन्वेंशन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। और प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट 2019 एंड 23 ये क्या करता है, ये कन्वेंशन की स्कोप को एक्सपेंड करता है और इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट एंड माइक्रो प्लास्टिक को मतलब कि इसके इसके अंडर फॉल कराता है, मतलब कि ये भी हम लोग के बेसल कन्वेंशन के अंडर ही ट्रीट होंगे। हाउएवर हम लोग को ये पता है कि बेसल कन्वेंशन एक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन अभी अब इंडिया में कुछ ऐसे नए वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, डिजिटल पॉल्यूशंस आ रहे हैं जो कि अभी बेसल कन्वेंशन के अंदर फॉलो नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनको भी इसके अंदर फॉल कराने के लिए हमें क्या क्या मेजर स्टेप लेना होगा ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट टॉपिक में मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। Thank you for watching.